देखो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, लोकतंत्र और संविधानवाद के बारे में पूरा डिटेल से समझे थे और इसका इतिहास के बारे में समझे थे कि लोकतंत्र और संविधानवाद क्या होता है और कैसे ये किस प्रकार से धीरे धीरे प्राचीन काल में भी देखे थे और आधुनिक काल में भी देखे थे। मतलब कि देखा जाए तो लोकतंत्र और संविधानवाद का जो अस्तित्व है वो शुरुआत कहाँ से हुआ, मतलब कि आधुनिक काल से स्टार्ट हुआ, लेकिन प्राचीन काल में भी इसकी स्थिति को हम लोग देखे थे, है ना। जब हम लोग सभा और समिति जैसी चीज़ों को हम लोग आराम से पढ़े थे, ईरान की सभ्यता भी पढ़े थे। आज देखेंगे कि संविधानवाद और लोकतंत्र काफ़ी अच्छा तो है, लेकिन उसके समक्ष कई सारी चुनौती भी, कुछ चैलेंजेस भी है। हम लोग आज सिर्फ चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ बताना हम भूल गए थे कि संविधानवाद का अगर कोई डेफिनेशन पूछ दे कि आखिर ये संविधानवाद होता क्या है, ठीक है। देखो बुक का लैंग्वेज क्या उसको पहले हम पढ़ के बता देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम खुद समझा के बता देंगे कैसे। देखो बुक में लिखा हुआ है कि संविधानवाद का मतलब शासन की शक्तियों का प्रयोग वही अंग करें जिन्हें संविधान के अनुसार उन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार, मतलब कि शासन की शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, जिसको संविधान में लिखा गया है। अगर वही शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वो क्या है, संविधानवाद है। और आगे लिखा है कि और वे शक्तियों का प्रयोग भी कैसे करेगा, संविधान में जिसके बारे में कहा गया है कि तुम शासन करोगे, तुमको पावर हम देते हैं, भारत की जनता को तुम रेगुलेट करोगे, लेकिन शक्ति का तुम कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे। ध्यान देना कि मर्यादा भी दिया है, तुमको ताकत दिया है, शक्ति दिया है, तो शक्ति के साथ क्या क्या दिया है, मर्यादा का भी चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, संविधान। संविधानवाद का समझ में आया कि संविधानवाद क्या होता है, एक ऐसा किताब जिसके माध्यम से उसमें लिखा हुआ है, कानून के माध्यम से लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को हम शासन करने का हम अधिकार देते हैं और उसको मर्यादा भी क्या है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर हम शासन करने का अगर ताकत देते हैं तो साथ ही साथ उस पर रिस्ट्रिक्शन भी देते हैं कि तुम और क्या क्या नहीं कर सकते हो, एक कायदे में रह करके तुम कोई भी काम करोगे। ये चीज़ क्या है हमारा संविधानवाद। चलो है तो बहुत अच्छा चीज़, लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये है कि संविधानवाद के समक्ष चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चुनौती इसके सामने है ना। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, जैसे कहता है कि कई सारे जो विकासशील और विकसित देश जो होते हैं, विकासशील और विकसित देश में अभी जब इकोनॉमिक्स का टर्म पढ़ाएंगे वहाँ पे तो बताएंगे कि डेवलपिंग कंट्री क्या होता है और डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। अभी शॉर्ट में ऐसे समझो कि डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या होता है, वैसा कंट्री जो अभी विकसित हुआ नहीं है। जैसे अमेरिका जैसे देश विकसित है, जापान जैसे देश क्या विकसित है, फ्रांस क्या विकसित है, कनाडा विकसित देश है। मतलब कि ऐसे समझो कि जो देश फिलहाल बहुत अमीर देश है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। हम एक ऐसे देश की बात करें जहाँ पर प्रति व्यक्ति लोगों की इनकम क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे। और वैसा देश जो कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से काफ़ी अच्छा नहीं है, कम है, बहुत ही कम अभी इनकम है, तो उसको क्या बोलते हैं, विकसित नहीं कहते हैं, उसको क्या विकासशील कहते हैं। और एक होता है अविकसित, अविकसित मतलब बहुत ही कम, मतलब विकासशील से भी नीचे, बहुत ही गरीबी स्थिति में, जैसे कि सूडान, बुरुंडी, ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री है जो कि बहुत ही गरीबी स्थिति है, तो वो क्या अभी अल्प विकसित कह सकते हो। लिस्ट डेवलपिंग जिसको कहते हो, लिस्ट डेवलपिंग, जो कि अभी डेवलपिंग नहीं है। तो देखो एक सीक्वेंस समझ, सबसे नीचे कौन है, लिस्ट डेवलपिंग, उससे ऊपर कौन है, डेवलपिंग, और उसके ऊपर कौन है, डेवलप्ड कंट्री। हालांकि बांग्लादेश अपने आप को अभी भी क्या बोल रहा है कि हम लोग लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है, जबकि भारत क्या बोलते हैं अपने आप को, हम विकसित कंट्री, मतलब डेवलप्ड कंट्री, सॉरी डेवलपिंग कंट्री है। और अमेरिका जैसे देश वो क्या है, विकसित है, पूरा डेवलप्ड कंट्री है। समझ में आया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री होती है, विकासशील देश, और जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट, वैसा देश जो भी हाल फिलहाल अभी स्वतंत्र हुआ है, जैसे नेपाल अभी हाल फिलहाल ही आज़ाद हुआ है क्योंकि वहाँ पे राजतंत्र था और धीरे धीरे क्या वहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत हो रही है। म्यांमार जैसे कई सारे देश हैं, वहाँ पर होता क्या है कि जो संवैधानिक सरकार होता है अक्सर क्या करता है, वहाँ की संवैधानिक सरकार को वो गिरा देती है। वहाँ की पब्लिक क्या कहते हैं, वहाँ पे कई सारे मतलब फैक्टर्स होते हैं। जैसे बुक के लैंग्वेज में अगर हम समझें, देखो क्या लिखा है, कहता है कई सारे विकसित और विकासशील देशों में तो सबसे बड़ी चुनौती ये होता है कि संविधान को बचाए रखना। ये बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है। भारत के अपवाद को छोड़ देते एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश में क्या है, संवैधानिक सरकार को गिरा के फिलहाल वहाँ पे सैनिक शासन चल रहा है। कि मतलब भारत को छोड़ दे तो बाकी जितना भी लगभग बहुत सारे देश जो दिखता है, खास करके अफ्रीका में भी कई सारे कंट्री है, एशिया में भी कई सारे कंट्री भी, हाल फिलहाल जो है इसका म्यांमार का तुम देख लो, वहाँ पर भी जो है फिर से जो है एक तानाशाही सरकार आ चुकी है, सैनिक का शासन आ चुका है वहाँ पे। पाकिस्तान में खुद बहुत सालों तो क्या रहा, वहाँ पे सेना का ही शासन रहा ना। तो ऐसे देशों में क्या है, वहाँ पे संविधान चलेगा, संविधान के बात को माना जाएगा, नहीं माना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेना की सरकार चलेगी, सेना जो चाहेगी वही चलेगा, सेना जो कहेगा वही संविधान कहलाएगा। नेक्स्ट आगे कहता है
कि ऐसे में क्या होगा कि भारत के जैसे पड़ोसी देश बांग्लादेश और ये सब की बात जो हम कह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी कि बीडी और म्यांमार, यहाँ पर क्या हो रहा है, संवैधानिक सरकार का महत्व क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर संवैधानिक सरकार का महत्व कम हो रहा है, और वहाँ पर सैनिक शासन का महत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये चैलेंजेज है, खास करके जो अल्प विकसित देश है, फिर जो अविकसित देश कह सकते हो, या जो विकासशील देश है, उसके सामने ये अभी चैलेंजेस अभी भी बना हुआ है। जो विकसित देश है उसके सामने ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अभी विकसित नहीं हुआ है वो अभी भी इसी समस्या से जूझ रहा है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि लोकतंत्र की समस्या क्या है, क्योंकि अभी ये लोग गरीबी स्थिति में जी रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को अभी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि कई देशों में विशेषता जो है, जहाँ पर जो खास करके विकासशील देश की बात करते हैं, जैसे भारत जैसे देश की अगर बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का महत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि सभी संवैधानिक संरचना जैसे विधायिका और कार्यपालिका से भी ऊपर हो जाता है। कुछ व्यक्ति को हम लोग इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं, उसको लगता है कि जैसे इंदिरा गांधी के बारे में तुम समझ लो, जब इंदिरा गांधी थी तो ऐसा लगता था जैसे कि इंदिरा गांधी के सामने तो कुछ है ही नहीं, मतलब इंदिरा इज इंडिया बोलती थी, मतलब कि विधायिका, मतलब ना वो सांसद का सुनती थी, ना ही वो न्यायपालिका का ज़्यादा सुनती थी, और ना ही वो कार्यपालिका में अपने ही मंत्री का वो नहीं सुनती थी। मतलब वो सीधा समझती थी हम कौन है, हम मालिक हैं। यानी कि उनका प्रभाव, मतलब इसका कह सकते हो कि उनका महत्व इतना ज़्यादा था उस समय। व्यक्ति पूजा समझते हो, जब हम संविधान से भी ज़्यादा किसी व्यक्ति को महत्व दे देते हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू की भी बात अगर हम करें, सिर्फ हम इंदिरा गांधी की बात नहीं करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की भी बात करें, अगर भारत के सेंस में कहें, और अगर दूसरे देश की बात करें, जैसे चीन में शी जिनपिंग की बात करो, माओ से तुंग की बात करो चाइना में, रसिया में व्लादिमीर पुतिन, स्टालिन, ऐसे कई सारे नेता हुए हैं। उसी तरह क्यूबा में तुम्हारा फिदेल कास्ट्रो, ऐसे कई सारी करिश्माई नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। करिश्माई नेतृत्व मतलब उनका नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप इतना ज़बरदस्त था, मतलब उनका प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहते हैं। जैसे फिलहाल मोदी जी की अभी बात कर लो, तो वर्तमान सरकार की भी बात करो तो बहुत सारे लोग मोदी जी को पसंद करते थे, हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो कोविड के बाद का उनका सिचुएशन थोड़ा काफ़ी चेंज हुआ। अब बहुत सारे लोग हैं जो अब चूंकि आर्थिक समस्याओं को लेकर के, लोग गरीबी बेरोजगारी की समस्या को लेकर के, खास करके जो सरकार कोविड के समय में जो लोगों को स्वास्थ्य की जो सुविधाएं दिया, उसके वजह से लोग बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि बहुत ही खराब सिचुएशन रहा है हम लोग का। तो हम जैसे वर्तमान नरेंद्र मोदी की अगर हम मोटा मोटी अगर हम बात करें, तो ये भी क्या है, एक किसी व्यक्ति की पूजा दिख रहा है यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी मेरे लिए मोदी 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 कर रहे हैं। हमारे देश से भी बढ़ के कभी कभी क्या नजर आता है, जैसे लगता है मोदी। देखो, जब भी किसी सरकार का महत्व, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का महत्व अगर इतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में वहाँ पर कानून का ज़्यादा महत्व नहीं होगा, विधायिका मतलब वही कानून का महत्व नहीं चलेगा, उसके बाद कार्यपालिका, किसी और मंत्री का महत्व चलेगा नहीं, उसके बाद न्यायपालिका का भी उतना महत्व मतलब देखा जाए तो धीरे धीरे संवैधानिक तंत्र का महत्व क्या हो जाता है, कम। इस व्यक्ति का महत्व क्या है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो बोल देगा वही कानून बन जाएगा। तो एक तरह से लोकतंत्र के अंदर का छिपा हुआ राजतंत्र है ना, यानी कि कहा जाए अगर एक तरह से संविधानवाद में अगर किसी व्यक्ति पूजा का महत्व बढ़ता है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए या फिर संविधान के लिए क्या है, चैलेंजेज है। इसी तरह समझो, जो बार बार लोग कभी कभी क्या होता है कि मोदी मोदी इतना ज़्यादा करते हैं कि देश की आर्थिक हित को लोग भूल जाते हैं। या फिर एक समय कांग्रेस के टाइम में लोग, कांग्रेस में भी क्या था, जैसे देखो कहने का मतलब ये कहना चाहिए, जब तुम पार्टी भक्ति करने लगते हो या फिर जब तुम किसी व्यक्ति का भक्ति, जैसे मोदी भक्ति जिसको कहते हैं, एक समय लोग कांग्रेस भक्त थे, तो किसी भी पार्टी का भक्त होना या फिर किसी भी व्यक्ति का भक्त होना, वो लोकतंत्र के लिए क्या है, चैलेंजेस है। क्योंकि तुम उस व्यक्ति के बियॉन्ड तुम सोच ही नहीं पाओगे, तुमको ये समझ में नहीं आएगा कि देश के लिए क्या जरूरी है। समझ में आया? तो आज भी जैसे लोग नोटबंदी पे सवाल उठाते हैं कि नोटबंदी क्यों जरूरी था, अब उस समय तो लोगों को लगा कि चलो मोदी जी करें तो ठीक ही किए होंगे। अच्छा, लोग विश्वास भी करते थे आंख मूंद करके, और रियलिटी दिख रहा है कि कोई वैसा मतलब बेनिफिट तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा, उससे नुकसान ही ज़्यादा देखने को मिला। तो ये क्या है, व्यक्ति पूजा का महत्व अगर बढ़ेगा तो देश के लिए क्या है, ये एक चिंता की बात है। हम दुनिया के तमाम देशों के नेताओं की बात, हालांकि हम ये नहीं करेंगे कि नेता का लीडरशिप मतलब कि नेतृत्व खराब है, हम नेहरू पे ये नहीं सवाल उठा रहे हैं कि नेहरू का लीडरशिप खराब था या फिर इंदिरा गांधी में ये मतलब कि नेतृत्व क्षमता बेहतर नहीं था, लेकिन उसके आड़ में रह करके कई बार वो संविधान का अतिक्रमण भी वो किए हैं। इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति पूजा भी क्या है, लोकतंत्र के लिए क्या है, चैलेंजेस है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसका, तीसरा पॉइंट। अब समझो बात को, कई सारे भारत में ना दबाव समूह काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर, ये दबाव समूह क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि रिलायंस जैसे कंपनी, टाटा जैसी कंपनी। अब इन लोग कई बार क्या होता है कि सरकार इनके हिसाब से हम कानून तैयार करते हैं,
समझ रहे हो? जब कभी कभी नहीं कहते हैं कि ये सरकार सूट बूट की सरकार है, कॉर्पोरेट कंपनी की सरकार है, मतलब ये सरकार, जैसे मोदी पर अभी जो आरोप लगता है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है, कहते हैं ना, इसका मतलब क्या? ये अंबानी और अडानी क्या, एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम कर रहा है। सरकार किसके हिसाब से रूल रेगुलेशन कर रही है? सरकार हमेशा अपने कानून में किसको ध्यान में रखती है? बड़ी बड़ी कंपनियों को, अमीर लोगों को ध्यान में रखती है। यानी एक तरह से क्या है, वो सरकार पर क्या बनाती है? दबाव। तो जब दबाव समूह का महत्व बढ़ेगा तो ऐसे में संवैधानिक ढांचा भी क्या होगा? कमजोर होगा, क्योंकि फिर सरकार किसके हिसाब से कानून बनाएगी? उस दबाव समूह के हिसाब से कानून बनाएगी। बात समझ में आया? उसके बाद क्या? मास कम्युनिकेशन, यानी एक तरह समझो मीडिया की बात अगर हम करें, अगर मास कम्युनिकेशन पर सरकार का नियंत्रण जरूरत से ज़्यादा होगा। मतलब क्या? अगर हम मीडिया को आज़ादी नहीं देते हैं, बात को समझना, अगर हम मीडिया को आज़ादी नहीं देते हैं, अगर यहाँ का मीडिया जो स्वतंत्र नहीं है, तो आमतौर पर क्या करेगी? सरकार की चापलूसी करेगी। जो आजकल एक फेमस वर्ड चला है, गोदी मीडिया, जो हमेशा क्या करती है? सरकार की तारीफ ही करती है। तुमको सरकार की तारीफ कराने के लिए बनाया गया था, या फिर देश के लिए क्या जरूरी है वो मुद्दा उठाने के लिए कहा गया था? देश ज़्यादा जरूरी है ना। अच्छा, ऐसे में क्या होता है, अब तुम सोच के देखना, जो मीडिया मान लो किसी कंपनी का ऐड करती है, प्रचार करती है, वो मीडिया उस कंपनी के खिलाफ कुछ बोलेगी कभी भी? क्योंकि ऐड करने का वो कंपनी क्या करती है? पैसा देती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो रिलायंस की कंपनी किसी कंपनी मीडिया वाले पे, न्यूज़ चैनल वाले पे खर्चा करती है, मेरा ऐड दिखाओ अच्छे से, हमको अच्छा दिखाओ। अब उसकी कमी, जिस मान लो हम मीडिया वाले हैं और अगर हम उसकी वो हमें विज्ञापन देता है, वो हमें पैसे खर्च करता है मेरे ऊपर, तो हम कभी भी उसका कमी को दिखाएंगे नहीं? हम उस पर सवाल उठा पाएंगे? नहीं। तो मीडिया भी क्या हो चुकी है? बिक जाना। यानी कि मीडिया का बिकाऊ होना एक तरह से ये भी क्या है? लोकतंत्र के लिए क्या, इसलिए कहता है कि मीडिया, लोकतंत्र का चौथा प्रहरी किसको कहते हैं? मीडिया। तो मास कम्युनिकेशन हमारा क्या होना चाहिए? एकदम फ्री होना चाहिए, किसी का नियंत्रण नहीं, चाहे सरकार ही क्या, किसी भी पर्सनल व्यक्ति के भी नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। हम बताए थे ना कि प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में हम लोग कितने नंबर पे हैं? 142वें नंबर पे हैं, 142। सोचो विश्व में हम लोग इतना खराब स्थिति में है। तो अगर मीडिया की स्थिति बहुत खराब होगी तो निश्चित रूप से ये भी क्या है? लोकतंत्र के लिए क्या चैलेंजिंग है, संविधानवाद के लिए क्या ये चैलेंजिंग है, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं, टॉपिक नंबर 5 कहता है परंपरावादी समाज में संविधान लागू करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल। परंपरावादी समाज का मतलब एक ऐसा समाज जहां पर कि सब परंपराओं को लेकर के, पुराने रिचुअल्स को लेकर के इतना ज्यादा चलता है कि जो परंपरा कहता है हम उसके हिसाब से चलेंगे, अलग से कुछ भी नहीं करेंगे। अब बताओ, परंपरा में लिखा है, जैसे मान लो कि अगर हम पुराने समय की बात, जिसमें सती प्रथा बहुत ज्यादा चलता था, तो उस परंपरा के हिसाब से वो ठीक था। जब संविधान में, अच्छा संविधान के हिसाब से वो गलत है, जबकि परंपरा के हिसाब से क्या है? सही था। जैसे केरल का सबरीमाला वाला मामला देख लो, जो वहां पर महिलाओं को प्रवेश करने से, तो महिलाओं को एंट्री किया जाता था नहीं, तो सब उसके अगर तुम पुजारी से पूछोगे तो परंपरा का वो क्या कर रहा है? संरक्षण कर रहा है। जबकि संविधान के हिसाब से वो क्या कर रहा है? महिलाओं के साथ क्या कर रहा है? वो भेदभाव कर रहा है। तो जहां पर की परंपरा ज्यादा होगा तो वहां पर संविधान लागू कर पाओगे। जैसे खाप पंचायत समझ लो, खाप पंचायत के जो फैसले हैं वो क्या अपने आप इलीगल ही तो है? क्या संविधान में कहीं खाप पंचायत के बारे में कह रहा है? नहीं कह रहा है। लेकिन अगर हम उस फैसले को मानते हैं, जो कि रूढ़िवादी तरीका से, परंपरावादी समाज में खाप पंचायत अभी भी एक्टिव है, तो उसके फैसले के वजह से क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण होता है ना। तो ये भी है कि परंपरावादी समाज में क्या होता है, अक्सर संविधान की चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तुमको इससे भी अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे भारत में जो जातिवाद जो सिस्टम चल रहा है, लोग अपनी ही जाति में लोग शादी करते हैं। देखो शादी करना गलत नहीं है, वो नहीं कह रहे कि तुम अपने जाति में क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम शादी करने के लिए अपना जात जो कंडीशन लगाए हो, इससे क्या होता है? डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ही कह सकते हो कि कहीं ना कहीं तुम जाति प्रथा को क्या कर रहे हो? बढ़ावा दे रहे हो ना। और एक तरफ तुम कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हो और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हो? हम राष्ट्रवादी हैं, हम क्या हैं? देशभक्त हैं। तुम कैसे देशभक्त हो? जब तुम संविधान में लिखी हुई बातों को मानते ही नहीं हो तो तुम अपने आप को देशभक्त कहने का तुम्हारे पास कोई अधिकार है? नहीं है। तो एक तरफ से तुम कास्ट सिस्टम को प्रमोट कर रहे हो और दूसरे तरफ अपने आप को क्या बोल रहे हो? हम देशभक्त। अरे भाई, राष्ट्रवाद तो तब तुम रहोगे ना, तुम असली देशभक्त तो तुम तब न कहलाओगे जब तुम संविधान में लिखी हुई बातों को एज इट इज फॉलो करोगे। लेकिन तुम्हें तो संविधान से मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट कैसा हो चुका है? ट्रेडिशनल टाइप का है, कि तुम परंपराओं को ज्यादा फोकस करते हो। जैसे महिलाओं के प्रति जो लोगों का सोच है, ये भी क्या संविधान के खिलाफ ही तो है। तो कास्ट सिस्टम, दहेज प्रथा, ये क्या है? तो जो लोग कहते हैं कि हम असल में देशभक्त, वो नहीं है देशभक्त, वो पाखंडी हैं। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? चैलेंजेस है। तुम्हारे दिमाग में जो संस्कार घुसे हुए हैं, उस संस्कार की वजह से क्या चल रहा है? तुम कहने को तो देशभक्त कहते हो, लेकिन है वो क्या? संविधान के खिलाफ। तो जब तक धीरे धीरे लोगों का शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, बेहतर नहीं होगा, लोगों का सोच बेहतर नहीं होगा, तब तक क्या लगता है संविधानवाद सही से आएगा? नहीं आएगा। संविधान में लिखी हुई बातों को सही से इंप्लीमेंट कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, चैलेंजेस है। उसके बाद देखो, भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। गरीबी तो वैसे भी चीज़ों को ख़राब कर देता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि आर्थिक समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि तुम सोच भी नहीं पाओगे अपने बारे में, मतलब इतना ज़्यादा लोग टूट जाते हैं। गरीबी, निरक्षरता, यानी कि लिटरेसी रेट का बहुत ख़राब होना, और अंधविश्वास, इसके वजह से भी क्या होता है, संविधान को इम्प्लीमेंट करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। गरीबी के वजह से तो वैसे भी तुमको भूख के सामने कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या, निरक्षरता, जब तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं तो तुमको अपना अधिकार पता चलेगा। तो पढ़े लिखे हो, तुमको अपना अधिकार ही नहीं पता। जब तुमको अपना अधिकार ही नहीं पता है तो फिर तुम क्या लड़ोगे संविधान के लिए, लड़ पाओगे? तुमको अपना अधिकार ही नहीं पता है तो फिर संविधानवाद का वहाँ पे कोई महत्व है नहीं। लोग खुलेआम एक दूसरे का अतिक्रमण कर रहे हैं, जाति सूचक गालियां बक रहे हैं। तो अच्छा, अंधविश्वास ऐसा है कि यहाँ पर तरह तरह के, भारत में बाबाओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे जो नालायक सब बाबा हैं वो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि मतलब लगता है कि बाप रे बाप, पूरा देश का समस्या का समाधान उसी के पास है। तो अंधविश्वास की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कई सारे, तुम जो डायन प्रथा का जो मामला देखो वो क्या है, खुलेआम संविधान का क्या उल्लंघन है, घोर पाप है कि एक मतलब जो ओझा है वो क्या कर रहा है, जो बाबा है, जो तांत्रिक है, वो सरेआम महिलाओं को जो है निर्वस्त्र करके उसको पीटा जा रहा है और सामने चारों तरफ से लोग उसको देख रहे हैं। तो ये क्या है, अंधविश्वास नहीं है? तो अंधविश्वास को अगर तुम फॉलो करोगे, तुम देखो जब तक तुम्हारा साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, वैज्ञानिक चेतना तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, तो तुम संविधान को फॉलो, क्योंकि संविधान में जितनी भी बातें लिखो उस बिल्कुल साइंटिफिक लिखा हुआ है, बकवासी नहीं लिखा हुआ है। उसमें सब चीज रीजन के साथ लिखा हुआ है, कारण के साथ। बाबाओं का संविधान थोड़ी है कि होम जाप करा के देश का शुद्धिकरण करा देंगे, ये सब नौटंकी नहीं चलता है। संविधान में हर चीज क्या हो, तार्किक रूप से लिखा है। तो किसी भी देश में अगर गरीबी है, भुखमरी है, निरक्षरता है, अंधविश्वास है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में देश में संविधान को लागू करना क्या होगा, काफी मुश्किल होगा। समझ में आया? लाइट भी कट गया, चलो भाई कोई बात नहीं। अब समझना, अधिकारी तंत्र का मनमाना रवैया। सोचो, ब्यूरोक्रेट्स की बात है। जो ब्यूरोक्रेट्स को संविधान कहता है तुमको पावर हम दिए हैं, शक्ति का दुरुपयोग तुम नहीं करना, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप में क्या करते हैं, करते हैं ना। पुलिस देखते हो, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके और उसको जो पुलिस थाने में ले जाकर उसको जो टॉर्चर किया, जो मारा पीटा जाता है, चलो आ गया, चलो अच्छा है। तो पुलिस जब पीटती है किसी पब्लिक को ले जा करके शक के बिहाफ पर, वो क्या गलत नहीं है क्या? तो अधिकारी तंत्र क्या कर रहा है, मनमाना नहीं कर रहे हैं। अधिकारी जब को रोड पे चलते थे तो उसका रोड खाली हो जाता है। ये सब क्या संविधान में लिखा हुआ है कि तुम इस तरह से चलोगे? नहीं, तुमको सुविधा दी है तो तुमको हम रिस्ट्रिक्शन भी किए हुए। लेकिन अक्सर क्या होता है, उनके सामने कौन जाए बोलने के लिए? अधिकारी तो भाई अपना लगता है कि जैसे हम तो बहुत बड़े राजा हैं। तो अधिकारी तंत्र अगर अपना मनमाना करेगा तो ये भी क्या है, संविधान के लिए क्या है, चुनौती है, चैलेंजेस है। सरकार हालांकि इसके लिए काम कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स के पावर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब जैसे जो डीएम है, पहले उसको कलेक्टर बोला जाता था, बहुत पावर था उसको, मतलब एक तरह समझो कि वो जज की तरह था। असल में पुराना डीएम सच में वो कलेक्टर होता था, लेकिन अब उसको पावर है उतना नहीं है। अब उसको ताकत धीरे धीरे क्या करे, कम करा। और ये अच्छा है, जितना ज़्यादा शक्ति रहेगा उतना ज़्यादा मिसयूज भी कर सकता है। और एक चीज़, लोकप्रिय नेता के बारे में तो बताया, जो व्यक्ति पूजा का महत्व जो बढ़ जाता है, जो करिश्माई नेतृत्व के कारण। अब ऐसे जो लोकप्रिय नेता होते हैं वो कई बार ना संविधान का खुलेआम अतिक्रमण करते हैं। वो बोलेंगे कि जैसे कि आंदोलन, आरक्षण को लेकर के, याद है जाट आंदोलन, वहाँ की सरकार क्या की थी, जाटों को आरक्षण दे दिया था कि चलो ठीक है, तुमको जो है हम आरक्षण का हम देते हैं। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी भी स्टेट में आप नहीं दे सकते हो, लेकिन उसके बावजूद क्या करता है, वो अतिक्रमण करता है। ये तो संविधान का खुलेआम अतिक्रमण है। तो कई बार ये अतिक्रमण कौन करते हैं, जो हमारे पॉपुलर नेता हैं। और यहाँ की जनता तो वैसे भी पढ़ी लिखी है नहीं ज़्यादा, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के अक्सर जो भड़काऊ बयान देते हैं सरकार, नहीं कि जो है आरक्षण में मतलब कि इतना ज़्यादा दे देंगे। कभी कभी तो कहते हैं कि जो आरक्षण किसी माई का लाल का दम न है, जो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो नेता लोग आरक्षण में बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर तो लोकप्रिय नेता खुलेआम अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। इसके बाद और देखो, कभी कभी क्या होता है, किसी देश जब आर्थिक स्थिति जिसकी बहुत खराब हो तो वो मजबूरी की वजह से IMF और जो विश्व बैंक की जो कंडीशंस होते हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है, उसकी दबापूर्ण नीति को भी मानना पड़ता है। जैसे याद होगा कि भारत 1991 में हम लोग LPG मॉडल अपनाए थे, मतलब कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जो फॉलो किया था हम लोग किस में किए थे, मजबूरी में किए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय डॉलर खत्म हो चुके थे, हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं था, हम कच्चा तेल भी नहीं खरीद सकते थे उस समय। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को ये फॉलो करना पड़ा। ये क्या बोला कि अब आपको अपना मार्केट जो है
खुलना पड़ेगा दुनिया के मार्केट के लिए। तो हम लोग क्या किए थे, वैश्वीकरण, हम लोग ग्लोबलाइजेशन को माने थे। अब भारत की सरकार क्या बोली, ठीक है दूसरे देश में जो भी लोग हमारे यहाँ चाहे तो वो आकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। हम व्यापार करने के लिए अपने मार्केट को पूरी तरह से छूट देते हैं, जबकि पहले ऐसा छूट नहीं था, पहले रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था। अब विदेशी कंपनी बहुत सारा आने लगेगा, क्योंकि भारत क्या किया, उसको बैरियर लगाया था, रोका था, वैश्वीकरण नहीं करना चाह रहा था, अपने लोग अपने कंपनियों को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये सब चीज़ की वजह से भारत भी ऐसा कर चुका है 1991 में। उसके बाद देखो लास्ट, तीव्र सामाजिक परिवर्तन। कई बार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता राज्य सरकार। जैसे समाज में देखो चेंजिंग कितना ज़्यादा आ रहा है। अब महिलाएं अपने अधिकार को लेकर के बहुत सजग हैं पहले की तुलना में। वुमेन्स राइट बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो चुका है। जैसे कि ट्रांसजेंडर लोग जो किन्नर समुदाय के लोग हैं वो भी अपने अधिकारों के लिए क्या हो चुके हैं, सजग हो चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार क्या करती है, उसके लिए अच्छा कानून नहीं बना पा। जैसे रेप पर अभी भी ढंग का कानून हमारे पास है क्या, जबकि समाज क्या क्या डिमांड है, इस पे कानून होना चाहिए। तो अभी कई बार क्या होता है, राज्य सरकार खुद दबाव के कारण, कई सारे प्रेशर की वजह से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो पाता है। जैसे समाज में हम जो बोले अभी, जैसे जो होमोसेक्सुअलिटी की जो बात करते हैं, है ना, तो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के हमारा समाज तैयार था, अभी भी तैयार है नहीं, अभी भी उसको लोग हे दृष्टि से देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इसके लिए कानून बना दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट कानून बना दिया तो लागू करना पड़ेगा ना। तो राज्य सरकार, तुम कई बार देखो भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो ना तो तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो भी नहीं पाएगा। सरकार में तो दम नहीं है, सरकार की क्षमता नहीं है कि किसी चीज़ पर वो कानून बना सके। लेकिन इस चीज़ को समझो कि राज्य सरकार जिस पर चीज़ पे कानून नहीं बना पाता, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उस पर फटाक से कानून बना देती है। तो तीव्र सामाजिक परिवर्तन को देखो, होना तो ये चाहता कि राज्य सरकार इस चीज़ के लिए क्या करे, एक्टिव हो जाए। और लास्ट में जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको समझना चाहो तो जैसे बिहार की रणवीर सेना की बात करो तो वो क्या था, एक तरह से सवर्णों की जो सेना थी वो क्या करती थी, वो जमीन वगैरह, मतलब कि जहाँ जहाँ भी जमीन का जो मामला होता था वहाँ पर क्या दलित लोगों को सताया जाता था। ये रणवीर सेना का तुम फिल्म जो एक आया था, कौन सा फिल्म था, अभी एक फिल्म आया था जो कि वेब सीरीज टाइप का जो था, महारानी में रणवीर सेना के बारे में दिखाया गया कि वो कैसे मनमाना किया था। अच्छा वो खुद देखो, रणवीर सेना जो है, रणवीर सेना को सपोर्ट कौन कर रहा था, सरकार खुद कर रही थी, क्योंकि इससे इसको वोट का फायदा मिल रहा था। तो देखो सामाजिक परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब बहुत सारे लोग जो सवर्ण लोग थे, जो कि धीरे धीरे उनका जमीन जो कम होते जा रहा है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हमारा जमीन इतना कम कैसे हो गया। मतलब कि समाज में सब लोग इक्वल हो, ये चीज़ अभी भी जो ऊंचे पद पे जो उच्च जाति के लोग जो अपने आप को मानते हैं, वो अभी भी उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये सब राज्य सरकार की कमजोरी की वजह से, अगर ये टाइट हो जाए ना तो इन ऐसे तमाम सेनाओं का तो आफत आ जाएगा। लेकिन खुद ये सरकार ही बनाती है, तो ऐसे में क्या होगा, कमजोर होगा ना। तो ये सारा चीज़ हमारा, ये था क्या हमारा संविधानवाद की चुनौती या लोकतंत्र की चुनौती। समझ में आ गया। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर कुछ भी पूछना हो सवाल तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आराम से लिखो, और इसका जो रिप्लाई है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के इतने, थैंक यू।